नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे विथ स्मार्ट स्टडी चैनल पे। तो आज हम लोग ईवीएस का, ठीक है, ईवीएस का सेट वन करेंगे। ये ईवीएस का है हमारा। इससे पहले हमने हिंदी का और पेडागोजी का वीडियो सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन को लिया है सेट वन, जो 1 जनवरी 2022 को सीबीटी ऑनलाइन सीटेट एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आज हम लोग वही 30 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ही क्या है। पहला क्वेश्चन है, त्रिवेंद्रम और गांधी धाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों में रेलवे स्टेशन के बीच की रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दूरी किलोमीटर में दिया हुआ है और समय घंटा में दिया हुआ है, लेकिन औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में मांग रहा है। तो इसको हम लोग जब बनाएंगे तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो दूरी दिया हुआ है हमारा 2268 बट्टे समय दिया हुआ है 42। इसको कटाएंगे तो ये 7 से 6 बार में कट जाएगा, 7 छक 42, ये कट जाएगा 7 तिया 21, यहाँ आएगा 16, 7 दूनी 14, बचेगा 28, 7 चौक 28, 324, फिर 6 से कट जाएगा 6 पंचे 30, और उसके बाद बचेगा, सॉरी डिलीट हो गया, देखिए 2268 बट्टे 42 यही है। तो ये 7 से 6 बार में कट जाएगा, ये 7 से 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 324 बार में 6 से ये कट जाएगा, फिर 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, 54 आया। और 54 आया, ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 5/18 से गुना कर देंगे, 18 तिया 54, और ये 5 तिया कितना हो जाएगा 15। तो हमारा आ जाएगा आंसर 15, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, ठीक है। इसके लिए पहले वो ओ पर जाता है। कोई छात्र ए पर है, बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए पहले कहाँ जाता है, वो ओ पर जाता है, ठीक है। जो ए के ठीक उत्तर में है, ए के ठीक उत्तर में है ओ है, 120 मीटर की दूरी पर, इसका दूरी दिया हुआ है 120 मीटर, ठीक है। और फिर वह बी, ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी पर है। ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में है, जिसका दूरी कितना है 50 मीटर दिया हुआ है। अब बोल रहा है हमको, यहाँ बी पे पहुँच गए, अब ए और बी के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। और उसके बाद क्या निकालना है हमको, उसके बी के सापेक्ष में दिशा निकालना है, ठीक है। तो देखिए दूरी क्या हो जाएगा, आप लोग ट्रिपलेट पढ़े होंगे, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से। अगर एक लंब 5 है और आधार अगर 12 है तो कर्ण क्या हो जाएगा 13, 5 12 13 चलता है। तो यहाँ पे 0 0 ऐसे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 50 मीटर दिया हुआ है, यहाँ 120 मीटर दिया हुआ है, तो ये 130 मीटर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो आप लोग सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये यहाँ ए था, यहाँ ओ, ठीक है, और यहाँ बी, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना था, ठीक है। तो ये 50 दिया हुआ है, ये 120 दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए अगर x मानते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 150, 120 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 130, ठीक है। तो हमारा 130 हो जाएगा। और बोल रहा है हमको बी के सापेक्ष ए की दूरी, यानी कि बी के सापेक्ष यहाँ से ए का दिशा पूछ रहा है। तो इसके सापेक्ष में अगर हमको दिशा निकालना है तो दिशा क्या हो जाएगा, इसके सापेक्ष में दिशा, इसके सापेक्ष बी के सापेक्ष में दिशा हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं तो ये हो गया, इधर पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो इसका इधर है तो पूरब दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगा 130, और दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है स्लॉथ के बारे में पूछ रहा है। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही कथन है, ठीक है। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है, सही बात है, और दिन के 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर लटक कर सोता है, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 22 घंटे नहीं, वह 17 घंटे सोता है, ठीक है। स्लॉथ चिंपैंजी की तरह दिखता है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। स्लॉथ दिखता किसके तरह है, भालू के तरह। उसके बाद सी में कह रहा है स्लॉथ चिंपैंजी की तरह दिखता है, ये भी गलत हो जाएगा। दिखता किसके तरह है स्लॉथ, भालू के तरह। और बचा जो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा।
भालू की तरह दिखता है और 17 घंटे लटक कर वृक्ष की शाखा पर उल्टा लटक कर सोता है। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 64 नंबर में कह रहा है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उधेड़लाते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है। यह पृथक्करण की कौन सी विधि है? तो ये पृथक्करण की निस्पंदन विधि है। ठीक है, यहाँ पे ये सब नहीं होगा, चालन नहीं होगा, ये ठोस में होता है, अवसादन भी नहीं होगा, ठीक है, निस्तारण भी नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, निस्पंदन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 किलोमीटर की दूरी को दर्शाता है। यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 110 किलोमीटर है। ठीक है, इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है, जमीन पर दोनों दरवाजे के बीच की दूरी। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 110 मीटर। ठीक, तो 10.7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10.7 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है, 110। तो यहाँ 10.7 गुना 110, ये 10 मतलब उड़ेगा, नीचे में आएगा क्या, यहाँ पे नीचे में आ जाएगा हमारा 10। ये 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा, बाकी 107 गुना 11 करेंगे तो 11 सत्तर 77 और 11 एकम 11, ये आ जाएगा। उसके बाद किलोमीटर में बदलना है, आंसर किलोमीटर में है, तो 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 1000 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.177, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग ऑप्शन नंबर बी कैसे आया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले सेट का वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या कह रहा है, 3 राज्यों का वह समूह जिसके किनारे में पश्चिम बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर भारत का नक्शा देखेंगे, ठीक है, तो इस टाइप का हमारा भारत का नक्शा है। यहाँ गुजरात है, इस टाइप से है, तो बंगाल हमारा यहाँ है। ठीक है, बंगाल हमारा यहाँ पर है। फिर से देखिए, यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे जो है उड़ीसा है। ठीक है, बंगाल के जस्ट नीचे उड़ीसा है, उड़ीसा के नीचे हमारा क्या है, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के नीचे हमारा तमिलनाडु है। ठीक है, इधर तेलंगाना है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र भारत के नक्शा में किधर है, इस साइड में है। तो ऑप्शन ए गया। उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, केरल भी नहीं होगा, केरल इस साइड में है, तो ऑप्शन बी भी गया। सी में कह रहा है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो कि हम तुरंत बताए हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बिल्कुल सही हो जाएगा। और डी कैसे चला जाएगा, इसमें भी केरल का बात कर रहा है, केरल यहाँ पर है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग नक्शा के माध्यम से भी ऑप्शन नंबर सी हमारा कैसे सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर में क्या बोल रहा है, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। ठीक है, इसको भी हम नक्शा के माध्यम से ही थोड़ा समझाने का कोशिश करेंगे। ये हमारा भारत का नक्शा हुआ। ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है। ठीक, मध्य प्रदेश में आप हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश का सर्वाधिक घने जंगल है? तो घना जंगल जो है कि यही बेल्ट में है। ठीक है, इसी बेल्ट में सर्वाधिक घना जंगल है। तो यहाँ से हमको पूछ रहा है किधर है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये इधर पूरब साइड में है, और क्या है, उत्तर साइड में। दक्षिण नीचे आ जाएगा और पश्चिम इधर आ जाएगा, तो उत्तर साइड में और पूरब साइड में, उत्तर पूरब ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 67 का सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर में माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितना है, 8848 मीटर, 8850 मीटर, या कहीं कहीं रहता है 8900 मीटर। ये क्या होता है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई फिक्स नहीं है, वो हमेशा धीरे धीरे बढ़ते रहती है। ठीक है, तो साल 2 साल में 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो पहले 8848 थी, अभी 8850 है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग बना सकते हैं, अगर 88, ये तीनों में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, तो अभी 8850 वाला ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
8900 वाला नहीं है, उसके बाद 8848 वाला भी नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टूटता तारा क्या होता है? ठीक है, टूटता तारा यानी कि जब रात को देखते हैं हम लोग तो कुछ तारा टूट के गिरता हुआ ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आ रहा है गिरते हुए, तो वो तारा नहीं होता। तारा वो होता है जिसके पास अपना रोशनी होता है, ठीक है, वो तारा होता है। तो टूटता तारा के पास क्या होता है, जब आसमान से उल्का पिंड गिरता है, ठीक है, उल्का पिंड गिरता है तो वो पृथ्वी के विपरीत घर्षण के कारण उसमें क्या लग जाता है, आग लग जाता है, जिससे वो क्या लगता है, टूटता हुआ तारा गिर रहा है, तो वो जलते हुए पृथ्वी की तरफ ही आता है, तो ये हो जाएगा उल्का पिंड। ठीक है, बाकी अगर और भी ऑप्शन को देखें तो यहाँ क्या है, धूमकेतु। धूमकेतु क्या होता है, ये गैसों का गोला होता है, ठीक है, गैसों का क्या होता है, गोला होता है। और क्षुद्र ग्रह क्या होता है, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो भी ग्रह है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षुद्र ग्रह बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 70 नंबर पे। ठीक है, 70 नंबर में क्या कह रहा है, खेजड़ी, खेजड़ी का चर्चा कर रहा है, आप लोग पढ़े होंगे उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। खेजड़ी वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। खेजड़ी वृक्ष ऐसा वृक्ष है जिसको पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, ठीक है, जो कि रेगिस्तान के क्षेत्र में ही पाया जाता है, रेगिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कर रहा है, यह वृक्ष के तने में जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। ठीक, इसको रहने देते हैं इस ऑप्शन को। उसके बाद इस वृक्ष की छाल से दवाई बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और इसकी लकड़ी पर कीट का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, ये भी सही है। ये जो है ये किसी दूसरे पौधा का बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें जल तना में संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर करता है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे ये ऐसा कौन सा पेड़ है जिसका तना में जल संचित रहता है और जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। जो यहाँ पे ऑप्शन ये तो नहीं होगा, ठीक है, तो ऑप्शन 3 हमारा इसमें नहीं होगा। जब ऑप्शन 3 नहीं होगा तो 3 वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन 3 है यहाँ, ये खत्म, ऑप्शन 3 है यहाँ, ये खत्म, ऑप्शन 3 है यहाँ, ये खत्म, जो बचा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा कह रहा है किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे मिट्टी के घर बने होते हैं। ठीक है, दीवार, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है, इन्हें मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों की बनाई जाती है। तो ये बात क्या किसका कर रहा है, राजस्थान का। ठीक है, तो ये नक्शा हो गया। ठीक है, यहाँ पे गुजरात है और गुजरात के नीचे ही क्या है, ऊपर, सॉरी, गुजरात के ऊपर क्या है, राजस्थान है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे छत जो है कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है, क्योंकि रेगिस्तान में अक्सर झाड़ियाँ ही उगती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, लद्दाख में बारिश रहता है, सॉरी, लद्दाख में क्या होता है, ठंडा प्रदेश है। असम में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। उत्तर प्रदेश यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या करा, किसी सभा में परिचय देते हुए किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वे वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली पसंद करते हैं। ठीक है, सरसों का तेल कहाँ होगा, देखिए सरसों का तेल ठंडा प्रदेश में उपयोग किया जाता है। ठंडा प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख ये वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे सरसों तेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जहाँ पे नारियल का बात करेगा तो नारियल कहाँ पे उगाया जाता है, नारियल यहाँ केरल में उगाया जाता है ज़्यादा, गोवा में, केरल में, इस साइड में, यानी कि नदी के, सॉरी, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा रहता है, समुद्र के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पे केरल में क्या होगा, नारियल का पेड़ होगा, इसलिए वहाँ नारियल में पकी मछली खाना पसंद करेगा लोग। और यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं, सरसों का तेल में बना हुआ खाना पसंद करेगा। तो ऊपर वाला साइड में जो भी रहेगा वहाँ पे सरसों का खाना पसंद करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। केरल में क्या करेगा, नारियल का। मिजोरम का, यहाँ पे मिजोरम का चर्चा ही नहीं है, तो कश्मीर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गोवा में भी नहीं होगा, तो कश्मीर बिल्कुल सही है, ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है? नहीं, 2 कुंटल नहीं, 1 कुंटल से भी अधिक के आसपास खा सकता है। ठीक है, लगभग 1 कुंटल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए गया। बी में क्या रहा है, अधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज़्यादा आराम करना पसंद करते हैं। ये गलत बात है,
क्योंकि हाथी 2 से 4 घंटा ही आराम करना पसंद करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ तक कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल यानी कि 200 किलो होता है। ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या कह रहा है, अधिकांश हाथी 73 नंबर का, सॉरी क्या है, कट गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 74 नंबर देखते हैं। 74 नंबर में क्या कर रहा है, समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के लिए किया जा सकता है। पुनः चक्रण का अर्थ होता है दोबारा उसका उपयोग किया जा सकता है। पॉलीथीन बैग का उपयोग किया जा सकता है, कागज का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि कागज एक बार में ही उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए गया। उसके बाद ऑप्शन बी देखते हैं। चादर, समाचार पत्र पेपर का बात आया, ये भी एक बार में उपयोग करने के बाद दोबारा काम नहीं आता है। ठीक है, लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा, ये काम में आता है। लोहा का भी उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, कांच का बोतल का भी उपयोग दोबारा कर सकते हैं, स्टील का मग है तो उसका भी उपयोग कर सकते हैं, गत्ते का डिब्बा यानी प्लास्टिक का बात कर रहा है तो प्लास्टिक का भी उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी में कह रहा है चमड़ा का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक, कूड़ादान, फूलदान और चादर, ये चादर आ गया है, चादर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी गया, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 नंबर में मिलान चिन्ह है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग इस टाइप से पकड़ेंगे। पहले थोड़ा एक नज़र ऑप्शन को देख लेंगे कौन सा ऑप्शन चेंज है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा इसको पकड़ना आसान हो जाता है। देखिए, जैसे कि हम तुरंत बात की है, नारियल का बात जहाँ करेगा, नारियल कहाँ होता है ज़्यादातर, नारियल तेल में बनी मछली कहाँ खाया जाता है, और सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ खाया जाता है। सरसों के तेल में बनी मछली को कहाँ खाया जाता है, कश्मीर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 का ऑप्शन नंबर डी, 3 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है केवल। बाकी 3 ऑप्शन में दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी नारियल कड़ी के साथ टेपियोका, टेपियोका जो है केरल में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का बी हो जाएगा, तो इसका 2 का बी है ही पहले से। उसके बाद क्या कह रहा है, छोला भटूरा, छोला भटूरा जो है ना पंजाब में खाया जाता है। ठीक है, तो इसका पंजाब, एक ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है, बाकी आप ऑप्शन के हिसाब से मिला लीजिएगा कौन सा कहाँ है, अगर आप लोगों को पता नहीं है। ठीक है, आप कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा चुनाव करेंगे कार्य का। ठीक है, तैरने और डूबने के पाठ पर प्रश्न करना। ठीक है, यानी प्रश्न के माध्यम से बच्चा को समझाना, ये तो नहीं होगा। बच्चा को गतिविधि करके सिखाना है। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि गतिविधि करके क्रियाकलाप करके बच्चा को सिखाना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। तैरने डूबने की परिभाषा देना, परिभाषा नहीं देना है, बच्चा को गतिविधि कराना है, क्रियाकलाप करा के माध्यम से सिखाना है। जो वस्तुएं डूबती और तैरती है उनकी सूची याद करना, याद तो बिल्कुल नहीं कराना है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण कला एवं कौशल का समावेश करने के लिए, क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है। ठीक है, सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है, बच्चा क्रिएटिविटी माइंड का हो, बच्चा कुछ अपने से कुछ खोज करने का, यानी कि अलग अलग बात को सोचने का, विभिन्न प्रकार का दिमाग उसका विकसित हो, और सहपाठी से सीखने का, ये भी बिल्कुल सही बात है। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, समाज से या परिवार से या फिर सहपाठी से बच्चा समाज, संस्कृति, भाषा को सीखता है। ठीक है, तो बीस भी सही है। समावेशन भी बिल्कुल सही है, इसमें सभी विद्यार्थी को समान माना जाता है। कक्षा में अनुशासन को नहीं माना जाता है। वहाँ पे अनुशासन क्या होता है, लचीला होता है, बच्चा को ज़्यादातर गतिविधि के माध्यम से सिखाना है। तो ऑप्शन नंबर 3 गया, 3 गया तो ये गया, बाकी जो बचा 1, 2 और 4, तो ये ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 78, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रहा है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को थीम यानी कि आश्रय का बात कर रहा है। तो टोटल थीम कितना है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक बार बता देते हैं। टोटल थीम की संख्या कितना है, 6 है। पहला क्या है, चीज़ें जो हम करते हैं सीखते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, परिवार और मित्र है। तीसरा क्या है, आश्रय है। चौथा क्या है, यात्रा है, यानी कि, और पांचवा क्या है, भोजन है, और छठा क्या है, पानी है। ठीक है, बाकी जो भी आएगा वो उप थीम हो जाएगा, जैसे कि खेल का बात, खेल कूद का बात करता है, ये सब क्या हो जाएगा, उप थीम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आश्रय का बात कर रहा है। ठीक है, विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के घरों का चित्र करने के लिए कहना, ये देखते हैं, अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के आश्रयों का चित्र साझा करना। ठीक है, और विभिन्न मकान स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थी को अपने अनुभवों को सामने के लिए कहना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ भी अनुभव का बात करेगा वो बच्चा खुद करके बताएगा, करके सीखेगा,
या अपने अनुभव को बताएगा, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड होता है जो कि बाकी ऑप्शन की अपेक्षा ज़्यादा सटीक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। प्रस्तुतिकरण, ये सब भी ऑप्शन सही है, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा सटीक हमारा ऑप्शन सी है, जो कि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। ठीक है, बच्चा को प्रोत्साहित करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा के संप्रदाय एवं मुद्दों का, सॉरी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है विज्ञान पर्यावरण शिक्षा संप्रदाय एवं मुद्दों का। बी में है विज्ञान संप्रदाय मुद्दों का, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान सामाजिक विज्ञान संप्रदाय मुद्दों का। और ऑप्शन डी में है विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा के संप्रदाय मुद्दों का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। साइंस, सोशल साइंस, उसके बाद क्या है पर्यावरण विज्ञान, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस, उसके बाद संपर्कीय मुद्दों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या खा रहा है, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण का अध्ययन का क्या उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण का क्या उद्देश्य है, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले संवेदनशील बनाना, ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। स्थानीय उपलब्ध सामग्रियों को सरल प्रारूपों में विकसित करना, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को उच्च का बात नहीं करना है, क्योंकि प्राथमिक स्तर का बच्चा को हम हाई सिखा के क्या करेंगे, ठीक है, हाई साइंस। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में क्या करा, विद्यार्थी को उसके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों के, ये भी नहीं होगा। व्यावसायिक विकल्प एक नेगेटिव वर्ड होता है, उसको नहीं सिखाना है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले संवेदनशील बनाना, उसमें जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भाग, जड़ जैसे जड़, तना, पुष्प के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्य से परामर्श लेने के लिए कहा। तो इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। तो जब परिवार से, समाज से या अपने परिवार से जब बच्चा पूछेगा पेड़ पौधे के इस भाग के बारे में, तो वो अपना अनुभव इसको बताएगा। ठीक है, तो अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है, परिवार से उसको, किसी व्यक्ति से उसको क्या मिलेगा, अनुभव ही मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 में है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्व सबसे उपयुक्त है। दृष्टिबाधित है यानी कि बच्चा देख नहीं पाता है। ठीक है, अब क्या करें, कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह, ये नहीं होगा। दृष्टिबाधित है, सहपाठी के साथ वो क्या सीख पाएगा, उसके लिए कुछ विशेष चाहिए समझने सीखने के लिए। उसके बाद किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय, ये भी नहीं होगा, समय का यहाँ कोई महत्व नहीं है। यानी कि दृष्टिबाधित बच्चों के संदर्भ में किसी भी कार्य को भागों में बांटने और प्रत्येक भाग का अलग पढ़ाएं, ये भी नहीं होगा। क्या होगा, स्पर्शी शिक्षण अधिगम, यानी कि बच्चा जो भी चीज़ पढ़ाएंगे उसको स्पर्श के माध्यम से, जिससे बच्चा उस चीज़ को अनुभव करके सीख सके। ठीक है, जैसे ग्लोब पढ़ाना है तो ग्लोब उसको स्पर्श करके देखे ग्लोब किस प्रकार का है। ठीक है, तो जैसे ब्रेल लिपि का उपयोग करके वो सीख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए, वह है पाठ के अंत में, पाठ के आरंभ में, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत है, शिक्षण अधिगम के दौरान। तो यहाँ पे जो भी है, यानी कि पर्यावरण का या कोई भी सब्जेक्ट का जब आकलन का बात किया जाता है, तो सबसे बेटर ऑप्शन जो होता है शिक्षण अधिगम के दौरान है, जो कि CCE भी कहता है। ठीक है, सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पाठ के अंत में नहीं करना है, यानी कि शिक्षण अधिगम के दौरान अगर कक्ष में किसी भी चीज़ को बच्चा को पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं, तो उसी के बीच में बच्चों से क्या करना है, पूछते रहना है कि समझ में आया या नहीं, कहाँ किस प्रकार की दिक्कत आ रही है, कठिनाई आ रहा है, उस कठिनाई को दूर करके फिर उसको समझाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर पे चलते हैं। 84 नंबर में क्या है, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर् निवेशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे, तो सबसे पहले किसका चुनाव करेंगे, जांच सूची का। जांच सूची के माध्यम से हम तुरंत उसको क्या कर सकते हैं, पुनर्निवेशन दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करता है, ये भी नहीं होगा। सीखने का आकलन है, क्या सीख रहा है उसका आकलन है। यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का मार्ग है, ये भी नहीं होगा। यह विद्यार्थियों द्वारा नया में दक्षता प्राप्त करने के प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है, ये हमारा सही हो सकता है।
बाकी चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ये विद्यार्थियों को सीखने के बारे में सूचना देता है कि जिससे वह अगले चरण के लिए सराह ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, विद्यार्थी द्वारा नवीन नया ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देता है। ठीक है, क्या सीखा नहीं सीखा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षाओं में 1 से 5 तक के लिए कौन सा स्तर होगा? आरंभिक स्तर, बिल्कुल सही बात है। मध्य स्तर नहीं होगा। बुनियाद स्तर यानी बेसिक से उसको पढ़ाना, ये भी सही हो जाएगा। 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 नंबर में क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रतिक्रिया कौशल नहीं है? प्रतिक्रिया कौशल नहीं है। मानचित्रण करना, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, परिकल्पना की जांच करना, तथ्यों का अनुस्मरण करना। अनुस्मरण नहीं करना है, ठीक है। और परिकल्पना की जांच भी इसमें ये हमारा सही हो सकता है। उसको नेक्स्ट देखते हैं। क्रियाशील परिवर्तन को परिभाषित नहीं करना है, मानचित्रण भी नहीं करना, तो परिकल्पना की जांच करना है, जिससे ये प्रक्रिया का कौशल नहीं है। तो परिकल्पना की जांच करना प्रक्रिया का कौशल नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। थीम, परिवार तथा मित्र निम्न में से कौन सा उप थीम है? तो जैसे कि हम थोड़ा देर पहले ही बताए हैं, छः उप थीम है हमारा, ठीक है। जिसमें भोजन और जल है, हमारा आश्रय है, चीज़ें जो हम करके देख सीखते हैं ये भी है। तो 4 यहाँ से हो गया, और 2 क्या बचा? यात्रा बचा और परिवार बचा, परिवार और मित्र। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है परिवार और मित्र में? उप थीम क्या है? तो कार्य और खेल क्या हो जाएगा यहाँ पे? उप थीम, बाकी सब क्या है? थीम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी प्रश्न, यानी कि बच्चों को अलग अलग प्रकार का सोचने का, समस्या का क्या करता है? विकास करता है, ठीक है। किसी भी समस्या के बारे में अलग अलग प्रकार से वो सोच सकता है, जो पर्यावरण की शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में सृजनात्मकता क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर फसल काटने तक के चरण, ये तो चरण सेम ही होता है, जैसे प्याज को बोया जाता है, काटा जाता है, रोपा जाता है, जो भी रहता है। तो ये एक एक पैमाना है, ऐसा ही होता है। तो इसमें बच्चा ज़्यादा सोच नहीं पाएगा, ये ऑप्शन खत्म। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? ये थोड़ा सटीक लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। लवण के विलयन में आप लवण कैसे पृथक करेंगे? ये तो विधि के माध्यम से हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ये तो बच्चा सोच ही नहीं पाएगा इसमें अपने अनुसार, तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो बचा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैसे वो प्रदूषण को कम करेगा। तो बच्चा अपने हिसाब से अपना तर्क देगा, उसके बारे में सोचेगा, जिससे उसका मानसिक शक्ति का विकास होगा और चिंतन शक्ति का भी विकास होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं, 90 पे चलते हैं, सॉरी। लास्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थी द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का ज्ञात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है, ठीक है। अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्रम निर्धारण विधि, ये नहीं होगा, ठीक है। पेपर पेंसिल परीक्षा, ये भी नहीं होगा। अनुभावात्मक प्रतिकृति का उत्तम आकलन करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? विश्वसनीय आकलन युक्ति का, अनुभव से विश्वास जुड़ा हुआ रहता है। मौखिक परीक्षा भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तब तक अगर वीडियो को एंजॉय कीजिए, रिपीट करके देखिए। अगर कहीं पे किसी प्रकार का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्द से जल्द उसका हम सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाला है, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए।